आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो लिरिकल बैलेट्स के ऊपर है। हम अपने से कुछ नोट्स बनाए लिरिकल बैलेट्स के ऊपर ताकि तुम लोग के लिए इजी हो जाए। इट्स फुल इन इंग्लिश, सो हम ये रीड आउट कर देंगे। बहुत प्रॉब्लम है कि हम लिख के पोस्ट करें, सो आई एम गोना रीड इट आउट और उसी नोट्स के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लेकिन पहले हम लोग ये जानते हैं कि लिरिकल बैलेट जो पब्लिश हुआ था वो पब्लिश 1798 में हुआ था। ठीक है, लेकिन उस समय लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798 बट विथ नो प्रीफेस। लेटर इन दी ये हम लोग पढ़ रहे प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट। सो जब 1798 में इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया तो उस समय उसको कोई प्रीफेस नहीं दिया गया था। प्रीफेस मीन्स समझ लो कि इस अंदर इसके क्या है, एक शॉर्ट में उसके बारे में बताना। पोएट कुछ भी लिख सकता है उस प्रीफेस में, ओके, तो वो प्रीफेस नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में लेटर इन दी सेकेंड एडिशन जो कि जनवरी 1801 में आया, तो इट्स ऑल्सो रेफर टू एज 1800 एडिशन, अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड प्रीफेस वॉज एडेड। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज एन एसे composed by William Wordsworth. It was greatly expanded in the third edition 1802. ठीक है, तो इसमें ना पहले इंट्रोडक्शन बताया गया कि प्रीफेस के बारे में कि प्रीफेस कौन सा में ऐड हुआ। प्रीफेस हम लोग का छोटा सा एक मतलब ऐड हुआ, लेकिन फिर जो सेकेंड एडिशन में ऐड हुआ, लेकिन फिर उसको कंपोज करके एक अच्छा सा एक्सपैंड कर मतलब एक अच्छा सा प्रीफेस बना के उसको थर्ड एडिशन 1802 में फाइनल पब्लिश किया गया। Lyrical Ballad was a collaborative work. Both Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge were inspired to produce this book of poetry through many intellectual conversations. Only 4 poems in Lyrical Ballads were written by Coleridge and all remaining by Wordsworth. When he first got his Lyrical Ballads along with Coleridge, it was violently attacked or criticized by new classical writers. So इस पैरा में क्या है कि जो लिरिकल बैलेट्स है वो एक कोलैबोरेटिव वर्क है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ तो लिखा ही है, लेकिन प्लस सैम्यूल टेलर कॉलरिज। अगर किसी को स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, SAMUEL सैम्यूल, TAYLOR टेलर, और कॉलरिज ये है। कॉलरिज हम ऊपर लिख देते हैं, COLERIDGE, सैम्यूल टेलर कॉलरिज। ठीक है, तो ये दोनों का कंबाइंड वर्क है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 पोएम है जो कि कॉलरिज ने लिखा है और बाकी सारा पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। प्रीफेस क्यों लिखा गया, अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो हम रीड आउट किए थे अपना नोट से कि जब लिरिकल बैलेट्स को फर्स्ट पब्लिश किया गया, फर्स्ट वाला पब्लिशिंग जब वर्ड्सवर्थ पब्लिश किया लिरिकल बैलेट्स को अलॉन्ग विथ कॉलरिज, तो इट वाज वायलेंटली अटैक्ड। किससे अटैक्ड हुआ? क्रिटिसाइज किया गया इसको बाय न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स। इसलिए वो सोचा, कॉलरिज उसको आइडिया दिया विलियम वर्ड्सवर्थ को कि प्रीफेस निकाले। सो दिस कंटेन्स द थ्योरी ऑफ डी फैक्टो मैनिफेस्टो। ये जो प्रीफेस लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस, दिस कंटेन्स द थ्योरी ऑफ डी फैक्टो मैनिफेस्टो। डी फैक्टो मीन्स समथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन रियलिटी इवन दो दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ। वो कुछ ऐसा चीज़ जो कि है सच में, डी फैक्टो का मतलब है, लेकिन लॉ से रिकग्नाइज नहीं है। और मैनिफेस्टो कुछ चीज़ जैसे है लेकिन लॉ द्वारा, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, इमेजिनेशन भी हो सकता है, इमेजिनेशन ही होगा ना, क्योंकि वो लॉ से जो भी लॉ में दर्ज है वो सब हमारा मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, लेकिन जो लॉ में दर्ज नहीं है वो उसको कोई मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है, और मैनिफेस्टो इज डिक्लेयरिंग पब्लिकली द इंटेंशन एंड मोटिव्स रिगार्डिंग एन इशू। ठीक है, मैनिफेस्टो क्या होता है कि किसी को खुलेआम बताना कि मेरा मोटिव्स क्या है एक चीज़ के बारे में, या मेरा इंटेंशन क्या है एक चीज़ के बारे में। गाइडलाइंस ऑफ मैनिफेस्टो, एक सेकेंड, हम डी फैक्टो मैनिफेस्टो लिख देते हैं। डी फैक्टो मैनिफेस्टो, MANIFESTO, डी फैक्टो मैनिफेस्टो। तो इसमें क्या है कि मैनिफेस्टो इज डिक्लेयरिंग समथिंग पब्लिकली देयर इंटेंशन एंड मोटिव्स रिगार्डिंग एन इशू। अब गाइडलाइंस देखते हैं मैनिफेस्टो का, कोई एक चीज़ को लिखने में, मैनिफेस्टो लिखने में क्या क्या चाहिए। सो इसमें 4 पॉइंट्स है।
पहला है ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री. सेकेंड वन, एवरीडे लैंग्वेज इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री. थर्ड है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन एंड प्लॉट. एंड फोर्थ एंड लास्ट है पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस. ये जो लाइन है पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, इस पर वर्ड्सवर्थ ने एक पूरा ऐसे लिखा हुआ है. अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसको भी बताएं तो प्लीज़ डू कमेंट इट. ओके, नेक्स्ट हम लोग एक मेन जो लिरिकल बैलेड्स का है फर्स्ट, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है पैरा में. सो और इजी अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने अपना सिंपल वर्ड्स में इसे लिखा है. सो फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट वाला में है कि वर्ड्सवर्थ सेड दैट लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड एज एन एक्सपेरिमेंट. He used common language, simple language for his readers to understand it. ठीक है, clearly the use of common language gave him a sort of pleasure. The first edition of lyrical ballads was severely criticized by the critics. Later his friends, or you can say Coleridge, advised him to write a preface that should be attached to lyrical ballads explaining his stance or give a systematic defense to his theories. Okay, but लेकिन क्या हुआ कि Wordsworth was not willing to give a preface as he thought that his readers would not be able to understand his arguments. Preface has to have a certain limit. This is what Wordsworth is saying. Okay, preface has to have a certain limit. He was not interested in giving a systematic defense about his poems. वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ प्रीफेस देगा और अगर उसके राइटर्स जो रीडर्स है उसको समझ नहीं आएगा तो ये सब वर्ड्सवर्थ खुद पे ही बोल रहा है. ठीक है, प्रीफेस के द्वारा ये बता रहे हैं. फर्स्टली वो क्यों नहीं लिखना चाहते प्रीफेस, बिकॉज फर्स्टली ही थॉट वर्ड्सवर्थ थॉट दैट हिज रीडर्स वुड नॉट लाइक इट, एंड सेकेंडली इट वुड मेक हिज प्रीफेस लेंथियर. After much discussions, he was ready to give a preface, but with a limit, explaining why his poems are different from popular poems prevalent lately. इस preface में वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया कि वो इस preface में explain किया है कि how Wordsworth's poems are different from the popular poems of that time. ये हमारा romantic era का poet है वर्ड्सवर्थ. हमारे lyrical ballad से ही रोमांटिसिज्म शुरू हुआ. ठीक है, तो इसमें वर्ड्सवर्थ बताना चाहते हैं कि मेरा पोएम कैसे उस समय की जो पॉपुलर पोइट्रीज है कैसे अलग है. तो अगर हम बताएं कैसे अलग है, अगर हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे तो वर्ड्सवर्थ जो है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे. ओके, ये हमने फर्स्ट में ही इस पॉइंट का फर्स्ट में बताया है कि वर्ड्सवर्थ यूज्ड टू राइट इन कॉमन लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज. वो अपना पोइट्री में इतना एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते थे. ठीक है, सेकेंड है हमारा कि रीडर्स हैव certain expectations regarding prose and poetry. Prose means short stories types. Okay, prose and poetries, people expect that poets will gratify certain known habits of association as certain ideas and expressions. Wordsworth says that he will likely disappoint those people who think that his poetry will look and feel the same. वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि जिनको उनकी जिस लोगों को जो भी रीडर्स है हु हैव एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोइट्री दैट दिस पोएम इज ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक द पोएम्स ऑफ अदर पॉपुलर पोइट्री. तो वर्ड्सवर्थ इज सेइंग दैट my lyrical ballad would disappoint those thinkers or those readers who think like that. Trying to explain the difference, Wordsworth says that it is normal or common pattern based on current scenario which he has used in all of his poem. All the popular winds or all the popular poets have same pattern and he finds it extremely gaudy, extremely matlab similar type of extremely gaudy. Okay, the correct word is their language is a bit difficult and extravagant. Wordsworth adds imagination to his poems so that ordinary things would appear interesting to people. Okay, वर्ड्सवर्थ एक पहला होता हो गया सिंपल लैंग्वेज एंड नेक्स्ट हो गया इमेजिनेशन से ऐड करता था. उसके बाद थर्ड पॉइंट में वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ यानी कि ही फील्स दैट पीपल इन रूरल एरियाज स्पीक प्यूरिफाइड लैंग्वेज
because they are close to nature. Unlike those people who live in urban areas or cities, they are highly polluted, trains, they are always busy. Okay, so people living in villages have natural scenario. Wait a second. And the language which comes out from them is the language of day-to-day life. Wordsworth regards it as a pure language, the language of nature, as it is the language from nature. He thinks simple language helps to express poetic truth and poetic pleasure. देखो ये बहुत इजी है समझना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़. ओके, रूरल एरियाज़ का वर्ड्सवर्थ सोचते थे कि ये जो लैंग्वेज है रूरल एरियाज़ में जो लैंग्वेज पाया जाता है वो इतना प्योर होता है कि इसलिए वो बिकॉज इट्स क्लोज टू नेचर. बट अर्बन एरियाज़ में लोग सब बिजी रहते हैं, वो लोग इतना हाई ये है कि वो लोग के पास टाइम नहीं होता है कि वो लोग नेचर को देख सके. नेचर वहाँ पर एक्चुअली होता ही नहीं है, सिटीज़ और बिजी लाइफ बिल्डिंग्स. ओके, many writers use lofty or high style languages. Wordsworth finds it wrong as he thinks that they do not express it clearly or simply, and the poem becomes a bit difficult to understand. Wordsworth says that next he talks about meditation. He says that meditation has warmed his feelings to carry out his purpose. Carry out his purpose of what? Of writing poems, so that the readers may understand what the poet is writing. You may express it in simple language but with purpose. Okay, it shouldn't be meaningless. Okay, the poem should not be meaningless. It should you can write it with simple language, but it should contain a purpose with it. Next para. Wordsworth says that a poetry is something that is spontaneous, natural, something that happens on its own. Wordsworth says that to achieve this spontaneous flow of emotions, you need to have an organic sensibility or talent. One should be able to think long and deeply, and with thoughts that should modify their feelings. थॉट्स, अब वर्ड्सवर्थ थॉट्स के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो थॉट्स है, थॉट्स themselves represent the past feelings. Poems cannot be written with shallow entertainment. One should be serious with what profound subject and emotions should be carried out. Thoughts represents feelings. Expression of feeling is more important than the action and plot. जो expression है feeling का, it's more important than the action and plot. Wordsworth says that when a poet writes, he connects his thoughts and feelings. Being in tranquil state of mind is important. अब tranquil state of mind means straight. जो तुम्हारा aim है तुम उसी पे work कर रहे हो, that is important. The poet becomes important. वो जो plot है, the plot becomes important if one expresses his right feelings in it. Feelings rightfully implied will give importance to action and situation or plot. To make a successful poem, poetic actions or heroic things are not needed, but right feeling is required. इसमें वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक पोएम को लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग को अपना पूरा एक्सप्रेशंस और थॉट्स लिखना है. ये नहीं कि जैसे तैसे लिख के रख दिए, ऐसा नहीं है. पोएम को अगर हम लोग अपना एक्सप्रेशंस और थॉट्स को राइटफुली सही टाइम पे अगर उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं अगर या फिर करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग अपना जो मैसेज है वो रीडर्स तक पहुँचा सकते हैं और इट विल बी अ सक्सेसफुल पोएम. ओके, नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट रिलेशन बिटवीन फीलिंग एंड एक्शन. ठीक है, ये एक वर्ड्सवर्थ जिसके बारे में बात करते हैं वो है रिलेशन बिटवीन फीलिंग्स एंड एक्शंस. फीलिंग्स किस लिए? इमोशंस, राइटर्स का फीलिंग्स और राइटर्स क्या कर रहा है, राइटर का एक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम. Wordsworth believes that human's mind is capable of excitement, and for this excitement there is not need to apply gross. It is the job of the poet to enhance the ability of people. Poets should enlarge their ability to make corrections by reading poetry. Okay. ह्यूमन का जो माइंड है दैट हैज़ एबिलिटी टू बाउंस बैक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ताकि रिवाइव करना किस चीज़ को. माइंड जो है ह्यूमन माइंड, इट
डू नॉट नीड, कोई इसको कुछ ग्रॉस चीज़ का ज़रूरत नहीं या फिर कोई वायलेंस का ज़रूरत नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए। जो नेचर है ना उसके पास हीलिंग पावर है, उसके पास सब कुछ है। देयर इज़ अ स्कोप ऑफ रिवाइवल इन इट, रिवाइवल इन नेचर। वर्ड्सवर्थ इज़ द सुप्रीम वर्शिपर ऑफ नेचर। He conceived nature as a living personality and a source of joy. Wordsworth wanted his readers to use sensibility to understand that true meaning of what the true meaning of poem is. Wordsworth considers Shakespeare and Milton a great writers. ठीक है, और अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि वर्ड्सवर्थ का कुछ नेचर पोएम के बारे में बात करें तो कुछ है, जैसे कि डैफोडिल्स, सॉलिटरी रीपर, लाइन्स रिटन थ्रू माइल्स अबव टिंटन एबे। ये जो लाइन्स रिटन थ्रू माइल्स अबव टिंटन एबे है, ये हम लोग का इसमें भी है, लिरिकल बैलेड्स में भी लास्ट पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट है कि वर्ड्सवर्थ जो है ही अवॉइड्स पोएटिक डिक्शन। ओके, वर्ड्सवर्थ अवॉइड्स पोएटिक डिक्शन। ही थिंक्स ओवर यूज ऑफ सर्टेन फ्रेज कैन मेक इट वल्गर। He uses personification less and avoids linguistic styles. Linguistic means languages, okay? Different forms of languages, different kinds of styles and languages, okay, that are used in poems. He says that the poets commonly use certain technical phrases and figures of speech. In this way, the language loses its beauty and becomes vulgar. He avoids weight addition because he feels that certain phrases and figures of जो figures of speech है are commonly used by poets, though therefore he uses common language in it. Okay, therefore he uses common language to make it realistic and relatable. ये हम जो अभी पढ़ाए हैं वो 6 points तक है और मेरे नोट्स में भी और 10 points हैं, so आगे का थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं. Let me take a short break. So next is Wordsworth, यानी कि he tries to prove the ordinary language is the best suited for poetry. Wordsworth ordinary language लिख रहे तो वो बोल रहे कि ordinary language is best for poetry. To prove or explain this line, Wordsworth uses Thomas Gray's का एक poem है, उसका example Wordsworth लेते हैं. किसका example लेते हैं? थॉमस ग्रे का एक पोएम है और उस पोएम का नाम है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट. एज एन एग्जाम्पल ही सेज दैट थॉट एंड आइडियाज ऑफ थॉमस ग्रेज पोएम्स आर वेरी पावरफुल. ओके, जो थॉट्स एंड आइडियाज है थॉमस ग्रेज का पोएम्स का वेरी पावरफुल एंड येट वेरी सिंपल. Wordsworth tries to show the difference between language of good poetry and good prose. There are meters used in poems. Meters, you know what is meters? M-E-T-E-R-S. ये जो meters है iambic, pentameter और वो सब के बारे में बात हो रहा है. ओके, तो जो meters poems में यूज़ होते हैं जिसके iambic, pentameter, tetrameter, trimeter, which makes the poem appealing and increases values. Poem which do not follow strict laws of matter and those who do not completely differ from prose, उस पोएम्स को जो पोएम्स स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ मैटर को फॉलो नहीं करता, जो लोग प्रोज से एकदम ज़्यादा अलग नहीं है और जिन लोगों के पास एलिमेंट्स है प्रोज का, दोज पोएम्स आर क्रिटिसाइज्ड एंड आर कॉल्ड क्रोसेंस. ठीक है, वो सब पोएम्स को बोला जाता है क्रोसेंस. ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ड्सवर्थ सेज दैट देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रोज. ही फील्स दैट पोइट्री एंड प्रोज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एंड क्लोज. He personifies poetry as an abstract idea which is a little bit ironic by using these kinds of personification. Wordsworth says that he is capable of writing lofty language, but he doesn't do so. Okay, it's not like Wordsworth cannot write in lofty languages या फिर वो simple language में क्यों लिख रहा है, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता है, वो लिख सकता है, लेकिन he writes in common languages out of joy, it's not out of necessity.
पोइट इज़ नॉट लिक्विड बाय ह्यूमन ब्लड बाय पोइट्री जो है, पोइट्री इज़ नॉट लिक्विड बाय ह्यूमन ब्लड बाय प्रोज। वर्ड्सवर्थ जो है वो ना अपना ही उसके पास एक पोइट्री का डेफिनेशन है कि एक पोइट को वर्ड्सवर्थ डिफाइंस अ पोइट बाय सर्टेन कैटेगरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। वो बोलते हैं कि हर कोई पोइट्स नहीं हो जाता है, इस पोइट होने में भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वो क्या क्या है? पोएट्री फर्स्ट पॉइंट, ये भी 4 पॉइंट का है। फर्स्ट पॉइंट है कि पोइट्री डज नॉट मीन सेल्फ इंडल्जेंस, INDULGENCE। ओके, पोइट्री डज नॉट मीन सेल्फ इंडल्जेंस। इसका मतलब है कि यू शुड नो एज अ पोएट दैट योर पोएम्स आर बीइंग यूज्ड बाय द रीडर्स एंड अदर्स, देयरफॉर इट शुड बी प्रेजेंटेबल मैनर। पोएट्स शुड बी सेंसिटिव। A poet should has extraordinary strong imaginative power, and a poet should also have the ability to express what he feels in a proper way. नेक्स्ट है कि एम है, ठीक है। व्हाट इज़ द एम? द मेन एम ऑफ पोएट इज़ टू प्रोवाइड प्लेजर। इसमें पोएट लिखते हैं कि द पोएट राइट्स ओनली वन रेस्ट्रिक्शन, इसमें बस एक ही रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ गिविंग इमीडिएट प्लेजर। बिटवीन अ बायोग्राफर एंड अ हिस्टोरियन देर आर थाउजेंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। साइंस का एक स्टूडेंट या हिस्टोरियंस का एक स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। दे गिव देयर रीडर्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, वो लोग देते हैं, बट ऐसा पोएट के ये में नहीं है। और पोएट जस्ट रिक्वायर्स एक ही थिंग उसको चाहिए और उसका इमेजिनेशन है। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन उसका जितना लेवल पे होगा उतने ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल है। द पोएट्स डू नॉट राइट समथिंग एक्यूरेट बट राइट्स कम्प्लीटली इमेजिनरी एंड गिव प्लेजर। देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट everything in this universe and the task becomes everything in this universe and the task becomes lighter for you if you look at the world with a spirit of love. The one who can look at the world with a spirit of love is a poet. और नेक्स्ट बात करते हैं पोएम जो वर्ड्सवर्थ है। अ मैन ऑफ साइंस, अ केमिस्ट या फिर एक मैथमेटिशियन जो है ऑल्सो थिंक्स दैट प्लेजर इज़ इम्पॉर्टेंट। वो लोग सबके लिए प्लेजर इज़ इम्पॉर्टेंट। वॉट एवर दे हैव स्टडीड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, वो लोग ना वो सब पेनफुल हो सकता है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी कुड बी पेनफुल बट दे फील नॉलेज इज़ प्लेजर। वो लोग के लिए साइंस, एक साइंस स्टूडेंट, एक केमिस्ट, एक मैथमेटिशियन, वो सब के लिए जो नॉलेज है दैट इज़ प्लेजर। वेयर देयर इज़ नो नॉलेज देयर इज़ नो प्लेजर, ठीक है। लेकिन एक पोएट जो है, पोएट कंसिडर्स man as a object that surrounds him as acting and reacting upon each other so as to provide an infinite complexity of poem, infinite complexity of pain and pleasure। he says, यानी कि वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि whatever complexity is present before you, if you look at them and their ideas, you will find everywhere those kinds of objects that will excite you immediately। should I read it once again? इसमें है कि so as to provide an infinite complexity of pain and pleasure, he says whatever complexity is present before you, if you look at them or their ideas, you will find everywhere those kinds of objects that will excite you immediately, that will provide you with great knowledge and this knowledge will give you pleasure। okay, it was the last poem। उसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है ज़्यादा, हमको नहीं लगता इतना इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो 10 पॉइंट्स है that is what is important in where lyrical ballads में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। so let's end this video, or do comment me if you have any request।